नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं यो मनी, हमारा बेहद ही खास शो जो हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपको सिखा सके निवेश के गुर। तो अगर अब तक आपने शुरुआत नहीं की है तो अपने पहले कदम को आगे बढ़ाइए, निवेश की शुरुआत कीजिए। यो मनी हर रोज हम लेकर आते हैं आपकी मदद करने के लिए। ऑलरेडी अगर आप शुरुआत कर चुके हैं तो उसको बेहतर भी बना सकते हैं यो मनी के जरिए। आप नोट कर लीजिए तरीका आपकी स्क्रीन पर। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप ईमेल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं yomani@nwt.com। इसके अलावा #आस्क योमनी लिखकर आप फेसबुक ट्विटर पर CNBC आवाज के हैंडल पर जाइए और अपने सवाल हमें भेज दीजिए। तो यह है तरीका योमनी का हिस्सा बनने का। इसके अलावा आज आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए हमारे साथ ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के MD पंकज मटवाल मौजूद रहेंगे। उनसे आपके सवालों पर तो राय लेंगे ही, साथ ही साथ आज उनसे बात करेंगे टारगेट मैच्योरिटी फंड्स के बारे में भी कि आखिरकार ये फंड्स होते क्या हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या ये फंड्स होने चाहिए या फिर नहीं, और क्या बारीकियां हैं इन फंड्स की। क्योंकि कोशिश हमारी यही होती है यो मनी के जरिए हम एक टॉपिक हर रोज चुने और उससे रिलेटेड जो एजुकेशनल अवेयरनेस है वो अपने व्यूअर्स को बताएं। तो हमारे साथ मौजूद हैं पंकज मटवाल। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो चलिए क्वेरीज लें, उससे पहले बात कर लेते हैं टारगेट मैच्योरिटी फंड्स के बारे में। तो बताइए हमारे व्यूअर्स को सरल भाषा में कि टारगेट मैच्योरिटी फंड्स क्या होते हैं, कब ये पहली बार लॉन्च हुए थे, क्या बेनिफिट्स हैं इन फंड्स के, क्या ये पोर्टफोलियो में होने चाहिए या फिर नहीं, या फिर किस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को ये सूट करते हैं, बताइए। बिल्कुल दीपाली, देखिए टारगेट मैच्योरिटी फंड्स जो हैं बेसिकली पहली बात है कि डेट ओरिएंटेड फंड्स होते हैं, ओपन एंडेड डेट फंड्स हैं। दूसरी बात ये इंडेक्स फंड्स हैं, यानी कि किसी डेट इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। अब जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जो पैसा होता है वो उस स्कीम के ऑब्जेक्टिव के आधार पर इन्वेस्ट होता है। इक्विटी फंड होगा तो शेयर्स में होगा, डेट फंड है तो डेट मार्केट में यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स, इस तरह से वो इन्वेस्ट होगा। और पैसिव फंड है, जैसे मैंने कहा कि इंडेक्स को ये ट्रैक करता है। अब जब आपको किसी डेट में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो इक्विटी में ग्रोथ के लिए करते हैं, डेट में करते हैं कि स्टेबल रिटर्न्स मिले। तो डेट फंड्स में जब आप इन्वेस्ट करते हैं वहां पे रिस्क होता है कि बीच में यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा घटेगा तो उसका फर्क आपके रिटर्न्स पर पड़ेगा। लेकिन यदि आप इस तरह के टारगेट मैच्योरिटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी जो मैच्योरिटी होगी, यानी मान लीजिए कि 2030 की मैच्योरिटी है उस फंड की, तो उसके अंडरलाइंग जो डेट पेपर्स हैं उनकी मैच्योरिटी उसी टाइम पर होगी। तो इससे क्या होगा, बीच में यदि इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट चेंज करता है, उसका फर्क आपके रिटर्न्स पर नहीं पड़ेगा। तो यानी कि जिस वक्त पर यह फंड लॉन्च होता है उस वक्त पर जो यील्ड दी जाती है, जिस तरह के बॉन्ड्स बाय किए जाते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ली जाती है, उनकी जो मैच्योरिटी होगी उस आधार पर जो रिटर्न पहले से पता होता है लगभग वो रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो यानी कि आप एडवांस में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपको इस तरह की स्कीम पे कितना रिटर्न मिलेगा। तो ये अंतर होता है। जैसे कि आपने सुना होगा फिक्स मैच्योरिटी प्लान के बारे में, फिक्स मैच्योरिटी प्लान में भी यही होता है कि जो अंडरलाइंग असेट होता है, जो भी डेट पेपर होते हैं, उनकी मैच्योरिटी फिक्स होती है, लेकिन वो क्लोज एंडेड फंड होते हैं, यानी कि सिर्फ एनएफओ के दौरान आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाद में नहीं कर सकते। जबकि टारगेट मैच्योरिटी प्लान में आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये अंतर होता है एफएमपी में और टारगेट मैच्योरिटी फंड में। और किस तरह के इन्वेस्टर को करना चाहिए, तो ये बेसिकली क्या है कि जिन्हें स्टेबल रिटर्न चाहिए, एक उस टाइम के सब डिपेंड करता है, बट आपको 7-8% का रिटर्न चाहिए और स्टेबल चाहिए, ऐसे इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में इन्हें शामिल करना चाहिए। लेकिन साथ ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप टैक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर क्योंकि डेट ओरिएंटेड फंड्स हैं तो उस हिसाब से आपको यदि आप 3 साल से पहले यहाँ से, यानी कि कोई मैच्योरिटी 3 साल से पहले हो रही हो, उससे पहले निकलना हो आपको, तो उस हिसाब से आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। और 3 साल होल्ड करने के बाद ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और वहां पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, उसके साथ 20% के रेट से टैक्स पे करना पड़ता है। तो इस हिसाब से देखेंगे लॉन्ग टर्म में तो एफडी के मुकाबले आपके पोस्ट टैक्स रिटर्न्स बेहतर हो सकते हैं। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है समझना। तो बेसिकली डेट ओरिएंटेड फंड्स हैं, जिन्हें डेट में इन्वेस्ट करना है उनके लिए सुटेबल है, और साथ ही ये लंबे टेन्योर वाले होते हैं, तो जिनको उतनी अवधि तक रुकना है उनके लिए ही सुटेबल हैं। यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो ऐसे में आप दूसरे जो ओपन एंडेड डेट फंड्स होते हैं उनमें करें। ओके अच्छा, इनसे जुड़ी भी अगर एक दो चीजें और आपसे समझना चाहें, इनके एक्सपेंस रेशियो की बात हो या फिर टैक्स इम्प्लीकेशंस की बात हो, वो भी बताइए। अगर कोई लेना चाहे इन फंड्स को तो टैक्स लायबिलिटीज क्या होती हैं?
बिल्कुल। देखिए एक्सपेंस रेशियो ये डिफर करता है, लेकिन बहुत कम होता है क्योंकि डेट ओरिएंटेड है, और दूसरा क्योंकि इंडेक्स है तो एक्सपेंस तो काफ़ी कम है, 0.5 के आसपास या उससे कम हो सकता है, वो भी डिपेंड करता है डायरेक्ट स्कीम और रेगुलर में आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन टैक्स का, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि आप कितने समय तक इन्हें होल्ड करते हैं। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने के बाद यदि विद इन 3 इयर्स आप यहां से निकल जाते हैं तो उस केस में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बनती है, क्योंकि एक इंडिविजुअल के लिए आपको पता है कि वो 5% भी हो सकती है, 20% भी हो सकती है, 30% हो सकती है, न्यू टैक्स रिजीम में 10%, तो जितनी आपकी इनकम है उस आधार पर आपका टैक्स स्लैब तय होता है। तो टैक्स स्लैब के आधार पर आपको टैक्स चुकाना होगा। लेकिन यदि आप 3 साल तक होल्ड करते हैं तब आपको यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जहां पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, और इंडेक्सेशन के बेनिफिट के साथ आपको 20% के रेट से यहां पर टैक्स पे करना होता है। ओके चलिए ठीक है। तो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स के जुड़ी हुई तमाम बातें पंकज जी ने समझाई। अगर अभी भी कोई डाउट है आपके मन में, कोई और पहलू आप समझना चाहते हैं, तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। लेकिन अब कुछ जो क्वेरीज ऑलरेडी हमें आई हुई हैं उनको शामिल कर लेते हैं। और पहले कॉलर हमारे साथ अमित मराठे पुणे से मौजूद हैं। अमित नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। मैडम मुझको ये रिटायरमेंट प्लानिंग का करना है। अभी ये 12,500 मेरा SIP अमाउंट है। 7-8 साल में उसका कितना हो सकता है, या SIP और बढ़ाना चाहिए? अभी कितना टाइम हो चुका है आपको इन म्यूचुअल फंड्स में? 4 साल हो गए। अच्छा, 4 इयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं 12,500 के SIP को लेकर, और अगले 6 इयर्स के लिए आप रिटर्न जानना चाहते हैं कितना कमा सकेंगे, करेक्ट? और म्यूचुअल फंड में भी कुछ चेंजेस करना पड़ेगा या कैसे, वो भी जानने का है। बिल्कुल, आप वो तो पोर्टफोलियो देखेंगे आपका, क्योंकि आपके पास काफी सारे फंड्स हैं पंकज जी। इनके पास ऑलमोस्ट 9 फंड्स लिए हुए हैं इन्होंने, जिसमें 12,500 के SIPs इन टोटल चल रही हैं। और साथ ही लमसम भी 2 फंड्स हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी और एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी, जहां पर ऑलमोस्ट 90,000 की इन्वेस्टमेंट इन्होंने की हुई है। सवाल आपने सुना, पोर्टफोलियो पर तो सजेशंस आपके चाहिए ही, प्लस 4 ईयर्स से कंसिस्टेंट ये SIPs कर रहे हैं। अगले 6 ईयर्स में जानना चाहते हैं कितना एक्यूमुलेट कर लेंगे। ऑल दिन का टारगेट 80 लाख से 1 करोड़ का है। बिल्कुल, देखिए यदि 4 साल से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और 6 साल और पकड़ के चलें तो करंट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लगभग 28 लाख के आसपास आप इकट्ठा कर सकते हैं। और आपका जो टारगेट है 1 करोड़ करना है आपको अगले 6 साल में, तो आपको इन्वेस्टमेंट की राशि बहुत बढ़ानी पड़ेगी। करीब 80,000 रुपीज का यदि आप हर महीने इन्वेस्ट करेंगे और उसको 10% से हर साल बढ़ाएंगे, तब जाकर आपका 1 करोड़ रुपया बनेगा। ऐसी उम्मीद कर सकते हैं यदि आपको 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ यहां पर मिलती है। तो 1 करोड़ का लक्ष्य बड़ा है तो अमाउंट काफी बढ़ाना पड़ेगा, या फिर आप समय बढ़ा दीजिए तो थोड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा तो लंबे वक्त में आसान हो जाता है। जहां तक स्कीम्स का सवाल है, तो आपके एक ही कैटेगरी की बहुत सारी स्कीम्स हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे कि आपके पास SBI ब्लू चिप फंड है, वो भी लार्ज कैप फंड है, मिरे एसेट लार्ज कैप फंड है, और एक्सिस ब्लू चिप फंड है। तो 3 लार्ज कैप फंड है और 1,000 रुपए कर रहे हैं। आप इनमें से एक ही फंड रखिए। यहां तक हो सके यदि आप इसमें से मिरे एसेट लार्ज कैप फंड ना चाहें तो अच्छा रहेगा, या कोई भी दूसरा SBI ब्लू चिप भी अच्छा है, तो एक लार्ज कैप फंड रखिए। और इसी तरह से जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी है उसमें भी आपके पास कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड है, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड है, मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है। तो वहां पर भी सिर्फ एक फंड कैनरा रोबेको इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, इसको आप रख लीजिए, इमर्जिंग इक्विटीज फंड, ये काफी रहेगा। तो इस तरह से आपका पोर्टफोलियो थोड़ा छोटा हो जाएगा और ये आपके लिए बेहतर रहेगा। तो स्कीम में बदलाव मैंने सजेस्ट किए हैं और राशि आपको बढ़ानी होगी, ये आपको जरूर करना चाहिए।